नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अक्सर गली मोहल्लों में, गांव देहात में, यार दोस्तों के बीच आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, एक पंक्ति जरूर सुनी होगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज ये लाइन देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए फिट बैठती है क्योंकि दुनिया भर के नेताओं, जी हां, जब मैं दुनिया भर के नेताओं कह रहा हूं तो याद रखिए, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं, इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं, इसमें दुनिया भर के तमाम नेता हैं। दुनिया भर के तमाम नेताओं के बीच जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो एजेंसी है, एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम से जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग करती है, उसका जो ताजा रेटिंग आई है वो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया भर के नेताओं के बीच। और जो टॉप 5 नेता जो दुनिया में लोकप्रिय है ना, उनमें अमेरिका के जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कहीं नहीं है। और नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है वो 78% है, 78%। आप कल्पना कीजिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार जो रेटिंग आ रही है उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। और 2021 की तुलना में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग पहले से कहीं ज्यादा है। इसके मायने क्या है समझने की जरूरत है। इसके मायने यह हैं कि आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। हालांकि इसको लेकर मुझे लगता है कि सबको, भारत में सभी लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि यह पूरे भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय है। आखिर भारत के प्रधानमंत्री अगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं तो इस पर गर्व हर किसी को करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 2024 सामने है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, और भारत में जो तमाम सर्वे हुए हैं वो भी ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से देश की ज्यादातर जनता जो है उनके कामकाज से संतुष्ट है। क्या यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम एजेंडे खड़े किए जा रहे हैं देश में। देश में जो मुद्दे नहीं है, एजेंडे नहीं है, वो भी एजेंडे खड़े किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनका जो चुनाव का जो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, उनके चुनाव जीतने की जो रेटिंग है, उसको कम करने के लिए। अभी हाल का उदाहरण ले, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों को बांटने के लिए अचानक से रामचरितमानस का विवाद खड़ा कर दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का विकल्प जो है विपक्ष नहीं दे पा रहा है, और दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उनका ग्राफ चढ़ रहा है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों के पास मोदी विरोध के एजेंडे भरपूर हैं, लेकिन विरोधी मोदी की लोकप्रियता से बहुत दूर हैं। ये एक बार फिर से साबित हो गया है। दुनिया भर के नेताओं की लोकप्रियता को मापने वाली मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी ताजा सूची में भारत के प्रधानमंत्री मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। यानी दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेता लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर हैं। इस सर्वे की बड़ी बात यह है कि साल 2021 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस सर्वे की रिपोर्ट से
जहां भाजपा और उसके समर्थक खुश हैं, वहीं विपक्ष को हताशा हाथ लगी है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और जो नया बजट आया है यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और नौजवानों के मसीहा हैं, महिलाओं के मसीहा हैं और उनकी लोकप्रियता उनके कामों से हुई है और यथार्थ की धरातल पर खड़ा होकर जो दिन रात परिश्रम की प्रकाष्ठा से लोगों की सेवा करे, लोगों की विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, यही कारण है कि आज यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। हमेशा देश को अच्छे उद्देश्य के साथ, अच्छे संदेश के साथ जो दुनिया को मोहित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री युद्ध काल में, कोरोना काल में भी हमेशा उन्होंने दुनिया की चिंता की है। भारत के स्वभाव और संस्कार के अनुसार पूरी पृथ्वी अपनी है, सब हमारे कुटुंब है और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए काम करें। इस संदेश ने भी दुनिया में उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं। तो हाल ही में भारत के नागरिकों के बीच जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके नतीजे भी ये कहते हैं 9 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। सर्वे के अनुसार मोदी सरकार की अप्रूवल रेटिंग 56% से बढ़कर 67% हो गई। सर्वे की बड़ी बात यह भी है कि 72% भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल भी देख लीजिए। आज मेरा दो टूक में सवाल है जिस पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी विरोध के एजेंडे भरपूर, पर फिर भी मोदी की लोकप्रियता से क्यों हैं सब दूर। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी विरोध के एजेंडे भरपूर, पर फिर भी मोदी की लोकप्रियता से क्यों हैं सब दूर, यह मेरा सवाल है। और आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं सरदार आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। स्टूडियो में मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हुए हैं मेरे साथ अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत आज मैं विपक्ष के साथ करता हूं क्योंकि विपक्ष भी ये बात कहता ही है, बार बार कहता है कि वे प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो अजय जी, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो आई है उससे आप भी खुश होंगे कि भारत का झंडा सबसे ऊपर है। मैं देख रहा था, उनकी जो रिपोर्ट देख रहा था उसमें सब देशों के झंडे भी लगे हुए थे और तिरंगा उसमें सबसे ऊपर था। मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई सामान्य व्यक्ति को भी कोई प्रशंसा मिलती है किसी भी स्थिति में तो हम लोग गर्व करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री को इतनी प्रशंसा मिल रही है, विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति के तौर पे वो आज उभर कर इस सर्वे रिपोर्ट में आ रहे हैं। और सर्वे रिपोर्ट को सरकार कम से कम विदेशी सर्वे रिपोर्ट को सच मान रही है, इससे भी और खुशी हो रही है। एक अलग सी सोच सरकार की और भाजपा की और देश के लोगों की बनी है। हम तो पहले भी कहते थे कि जितने रिपोर्ट आते हैं वैश्विक स्तर पर वो सच्चाई के करीब होते हैं। और ये भी मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे उनको ये अच्छा लगेगा, खुशी होगी। हाँ, 2-3 बातें साथ में मैं जरूर कहूंगा जो इन मुद्दों से नहीं लेकिन इन मुद्दों से के करीब है। मोदी जी के मित्र की रेटिंग बड़ी गड़बड़ हो गई है अशोक जी। और मैं एजेंडे का इंतजार कर रहा था। मैंने तो बधाई दी अजय जी, मैं एजेंडे का इंतजार कर रहा था। मैंने मेरा कोई एजेंडा नहीं। सुनिए अजय जी सुनिए, मैं तो सच बोल रहा हूं। आप बोलिए सर। अरे बोलिए सर, मैं तो कह रहा था मेरा सवाल इसीलिए था। मेरा सवाल भी था कि एजेंडे भरपूर और इसलिए मैं आपको एजेंडा चलाने का मौका भी दूंगा। बोलिए जी। एकदम एजेंडा में नहीं चलाता, एजेंडा देश का है। देश मजबूत हो, यही हमारा एजेंडा है। आपका भी यही एजेंडा है। सबका एक ही एजेंडा है कि ये देश की मजबूती होनी चाहिए। और देश में यदि LIC के हजारों करोड़ मैंने हजारों लोगों का यदि पैसा किसी रूप में किसी स्थिति में गड़बड़ होगा तो हमारे आपके लिए सबके लिए दुखद है। मुझे लगता है आप भी LIC कराए होंगे और हम भी कराए हैं भाई। हम बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए ये एक दर्द है।
और ये रिपोर्ट भी शायद कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने दी है, और मुझे लगता है इस पर भी भरोसा भाजपा के लोगों को होगा और जरूर उस पर कार्रवाई होगी, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। विदेशी सर्वे या डॉक्यूमेंट्री पर कई बार हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्री, लेकिन सरकार ने उस सर्वे को अच्छा माना है। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि हंगर इंडेक्स भी आया, फ्रीडम इंडेक्स भी आया, और भी कई रिपोर्ट शायद बीबीसी सबकी भी आई। मुझे लगता है सरकार इन सारे रिपोर्ट को सही मानेगी, क्योंकि अपने इस सर्वे को भी मान रही है मैनेजिंग कंसल्टिंग मॉर्निंग कंसल्टिंग कंपनीज है कोई, जो 8 अरब लोग जो पूरे विश्व में है आज हैं, जनसंख्या है 8 अरब लोगों के बीच में 40,000 लोगों का ये शायद सर्वे की है। और यदि आंकड़ा देखेंगे तो 8 अरब के हिसाब से 0.0005 कितना है मुझे नहीं पता, आप ही हम मैथ के छात्र भी नहीं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, लेकिन मुझे जो आंकड़ा अभी दिखी है तो एक, लेकिन खुशी है हमें। पिछली साल भी प्रधानमंत्री जी को प्रथम मिला था, उस समय भी हमने बधाई दी और अभी दिया। एक 10 सेकंड से दे दीजिए, ये सारे जो रिपोर्ट आ रही है इस पर धन्यवाद हम देंगे। अच्छी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट आई, भारत के लिए रिपोर्ट आई, और उस पर भी हम लोगों ने विश्लेषण किया। व्यक्ति से ज्यादा देश बड़ा था, और प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए उनकी भी हम प्रशंसा करेंगे कि उनकी बड़ी प्रशंसा है। जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, जिसमें हंगर इंडेक्स में और गरीबी में लोग नीचे आ गए हैं, या ओवरऑल जो भारत सरकार की जो रिपोर्ट बहुत सारी चीजें आती हैं बेरोजगारी महंगाई की, उस पर भी यदि कुछ बात होती तो अच्छा लगता। एक कबीर दास का दोहा है, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को भी छाया नहीं, फल लग गया अति दूर। प्रधानमंत्री जी बड़े हो जाएं, इनके मित्र बड़े हो जाएं, आम जनमानस को भी उसका लाभ मिले, तभी हमको और आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, अब मैं नहीं बोलूंगा। ओके नहीं, आपको अभी पूरे प्रोग्राम में बोलने का मौका दूंगा सर, लेकिन मैं 2-3 चीजें कह दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कहा ही नहीं सकते हैं, जब शुरुआत हो नहीं तो जब आप डिबेट में आए हैं तो भागिएगा नहीं, पिछली बार भाग गए थे आप। जब आप डिबेट में आए हैं, जब डिबेट में आए, जब नहीं बैठने देते हैं तो भाग जाता हूं। जब डिबेट में आए तो भाई सब बोलेंगे, सबको बोलने का मौका भी मैं दूंगा, इसलिए आप डिबेट में है। लेकिन मैं 2-3 चीजें कहता हूं। आपने कहा ना, और आपने बड़े 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 जो है चतुराई के साथ बता दिया 40,000 लोगों का वो था। सर अच्छी बात है, मतलब आप इन डेटा में देख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि ये वर्ल्ड बैंक का नहीं था जिसका आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक का नहीं था। यहाँ पर आप थोड़ा सा आपने गलत कह दिया, तो मैं सही कर दूं। नहीं सर, गरीबी वाली सर गलती हो गई। हाँ वो ठीक है, हंगर इंडेक्स था, वो जर्मनी की एक जो है NGO का था, और उसमें भारत के, और उसमें 40,000 भी नहीं, उसमें भारत के सिर्फ 3,000 लोगों के बीच सर्वे था। तो ये डेटा भी जनता के बीच जाना चाहिए, ये मैंने इसलिए कहा। लेकिन हाँ, मैं आरपी सिंह जी आप ही के पास मैं सबसे आखिरी में बोलूंगा, पर अजय भाई आप ध्यान करना, मैं स्टूडियो में हूँ, फिर मैंने आपको टोका नहीं एक बार भी बीच में, मैं बीच में टोक सकता था। आप स्टूडियो में होते तो क्या करते आपको याद नहीं, मैंने सुना, मैं अपनी बारी का इंतजार कर जवाब देता, परंतु मैंने टोका नहीं आपको बीच में एक बार भी। देखिए हम तो सर, देखिए हम तो यही, आप जब स्टूडियो में तो आप अलग से लाभ लेते हैं स्टूडियो का। देखिए हम तो 2 टूक में यही कोशिश करते हैं, डिबेट हो जाती है कभी कभी। हाँ, नहीं हम देखिए 2 टूक में यही कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए आज देखिए समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और बीजेपी है, और अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं। बहरहाल आरपी सिंह जी, आपने उनको सुना, मैं आपकी पहली टिप्पणी ले लेता हूँ। मुझसे टिप्पणी आप सबसे बाद में लीजिएगा, क्योंकि सबके अपने पक्ष सुन लूंगा, फिर बार-बार एक टिप्पणी दूंगा। ओके अवधेश जी, आपने सुना अजय जी को, वो कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात तो है, लेकिन सारी रिपोर्ट को देखना चाहिए। और जो उन्होंने लास्ट में जो कहा, बड़े हुए तो क्या, उनका इशारा साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है अगर बहुत बड़ी हो गई है, वो दुनिया में लोकप्रिय है, तो सवाल उससे कि भारत के लोगों को क्या मिल रहा है, अगर मैं सही इशारा समझ रहा हूं तो। जी देखिए अजय जी, राष्ट्रीय टेलीविजन पर भले बाद में है, लेकिन हमारा इनका डिबेट आज से नहीं हो रहा है। 10 वर्ष से हम लोग जो है साथ डिबेट करते हैं, और बहुत भ्रातृपूर्ण संबंध रहा है, और आज भी है। लेकिन समस्या यह होती है कि जब हम किसी पार्टी और उससे जुड़ते हैं, तो हमारा काम जो है पार्टी की नीतियों के अनुसार बोलना और बात रखना हो जाता है। हालांकि ये हमेशा सही आंकड़े रखते हैं, लेकिन आज कई जगह फिसल गया इनको नरेंद्र मोदी। तो जैसे मान लीजिए गरीबी रिपोर्ट के बारे में क्या, उस रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 के रिपोर्ट जो है गरीबी सूचकांक बताया है कि 41.5 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी से बाहर निकाला है।
और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये बता रही है कि 2030 तक भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। जो इंटरनेशनल जो डाटा है तो $2 प्रतिदिन का, ये सब रिपोर्ट है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मॉर्निंग कंसल्टेंट है और जो हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं, ये दोनों में दो बातें होती है। मॉर्निंग कंसल्टेंट वर्ल्ड भर की एक सर्वे एजेंसी है जो प्रतिदिन, दुनिया की एकमात्र सर्वे एजेंसी है जो डेली किसी न किसी ऊपर 20,000 लोगों का सर्वे करती है डेली। उसके यहां लोग हैं 20,000 पर डे लोगों का वो मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे करती है। दूसरा, उसका सर्वे केवल ये नहीं पूछा जाता है, उस सर्वे में ले जाके वो बताते हैं कि 20 लोगों का, इसलिए उसका उसने वो कहता है कि मैं सर्वे नहीं करता हूं, हम लोग 20,000 लोगों का पर डे इंटरव्यू करते हैं, ये कंपनी लिखती है। और उसमें वो ले जाके बताती है कि ये नेता है, इनका देश ये है, इनके आने के पहले ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ग्लोबल में ये है, ये अब बताओ कि आप किसको क्या मानते हो। और उसमें से फिर उसके बाद आंसर आता है। तो इसीलिए मैक्सिको के प्रधानमंत्री को भी दूसरा स्थान मिला है, जबकि वो हमको लोकप्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये एक अलग प्रकार की रिपोर्ट होती है जिसको इतने हल्के ढंग से हम ले लेते हैं। मैं मानता हूं कि टाइम्स और बाकी चीजें भी अपनी रिपोर्ट निकालती है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं अशोक जी, भारत का विपक्ष अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कर रहा है कि हम लोकप्रिय हो? ये तो देखिए ना, क्यों अभी राहुल जी ने यात्रा निकाली पूरे देश में। अरे भाई, राहुल जी मोहब्बत बांट रहे थे और उनके लोग जो उनके रणनीतिकार थे, ऐसे शब्द थे कि हर शब्द से नफरत निकल रहा था। मुझे बता दीजिए ना कि एक शब्द कन्याकुमारी से यहां आने के बाद उन्होंने कहा हो किसी के बीजेपी, आरएसएस, मोदी, फलाना के बारे में जिससे लग रहा हो कि ये एक भी प्रेम की बात आ रही है। देखिए 2019 में विपक्ष ने अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए राहुल जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और विपक्ष ने कहा कि राफेल में चोरी हुई है। उसके पहले विपक्ष ने आपको लोकप्रिय बनाने के लिए 2015 में, आपको याद होगा, असहिष्णुता का एक नारा दिया था विषहारा कांड में जो दादरी हुआ था जी। उसके बाद बहुत लिंचिंग की बात हो गई। तो वो जो विपक्ष जिस ढंग से कर रहा है, तो वो तो पूरी आधार भूमि बनाता है कि देश की जनता नहीं, विदेश की जनता ये मान ले कि वाकई नरेंद्र मोदी इतना शक्तिशाली है कि जिसको की ज्यादा से ज्यादा लोकप्रियता मिलती रहे। अब 2019 में चौकीदार चोर है का कितना रिएक्शन हुआ कि 283 से 303 पर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की नीतियां ऐसी है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं अजय जी को, मैं अपनी बात को स्पष्ट करते पहले एक लाइन में बोल दूं, मेरा अपना मानना है कि इस समय विपक्ष जिस ढंग से कर रहा है, विपक्ष का मतलब कि पॉलिटिकल विपक्ष नहीं, देश और दुनिया भर में जो मतलब पॉलिटिकल मोदी, आरएसएस, बीजेपी और इनके समर्थकों से जो एकदम नफरत के लेवल पर की खत्म हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इस सीमा तक सोचने वाला जो इकोसिस्टम पूरी दुनिया में इस समय एक्टिव है, आपको सोशल मीडिया से, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लोग मोदी का सपोर्ट नहीं भी करते, उसका विरोध भी करते, उन सबको उसके सपोर्ट में खड़ा कर दे रहे हैं। और मुझे भय लग रहा है कि फिर 2019 की तुलना में 2024 में बीजेपी कहीं क्रॉस न कर जाए आगे, जो स्थिति बना रहे हैं। अब मैं आता हूं मूल बात पर, जहां देखिए हिंडनबर्ग का, मैं तो बड़ा हैरत में हूं। हिंडनबर्ग को बाद में ले लेंगे, उन्होंने कई रिपोर्ट कोई बात नहीं, हिंडनबर्ग पे अगर डिबेट आगे आएगी तो उस पे आ जाएंगे, लेकिन अभी इस मुद्दे को कि आपने जो इंपॉर्टेंट बिंदु कहा, मैं उसी पे थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। फिर बाकी मैंने कहा ना, मैं तो आज एजेंडे की बात कर रहा हूं, आज सपा का भी एजेंडे की बात करूंगा, कांग्रेस के एजेंडे की भी बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके एजेंडे आने चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि इन एजेंडों के बावजूद जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। आप कह रहे हैं इन एजेंडों के कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, यानी कि विपक्षी नरेंद्र मोदी के विरोधी ही उनके सबसे बड़े प्रचारक बने हुए। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, अशोक यादव जी सबसे बड़े नरेंद्र मोदी के विरोधी ही उनके प्रचारक बने हुए हैं। अब देखिए 2024 दूर है, रामचरितमानस तो जो है, राम जी का मंदिर तो 24 में बनेगा, आप अभी से राम राम करने लगे, रामचरितमानस। तो आप सबसे बड़े प्रचारक तो आप ही लोग बने हुए इस वक्त। मुझे इस बात से बड़ा कष्ट है कि देश का जो चौथा पिलर मीडिया, ये जो है अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से विमुख हो चुका है। ये बात मुझे पूरे देश की जनता को इस बात का बड़ा दुख है। मीडिया का काम है कि ट्रांसपेरेंसी पैदा करना, देश में जो सत्तासीन लोग हैं उनकी कमियों को जनता के बीच में रखें। लेकिन मीडिया एक वर्ड अंग्रेजी का कोटो बिल्कुल लेट गई है मोदी सत्ता के। और जो मोदी जी का स्क्रिप्ट आती,
जो भारतीय जनता की स्क्रिप्ट आती है उसी हिसाब से मीडिया सवाल उठाती है, उसी हिसाब से मीडिया अपना प्रोग्राम चलाती है। ये देखिए दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि ये सत्ता किसी की परमानेंट नहीं रहती, ये सत्ता बदलती है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति इतना लापरवाह नहीं। दूसरी चीज, जो मोदी जी की छवि विदेश में अगर बन रही है तो एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, मुझे भी इस बात पे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि अच्छी हो रही है। इस देश की सरकार की छवि, इस देश के प्रधानमंत्री की छवि, इस देश के राष्ट्रपति की छवि अगर निखर रही है वर्ल्ड लेवल पे, तो हर भारतवासी की अच्छी बात है, मेरे लिए भी गर्व की बात, मेरी पार्टी के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन हो इसके उलट रहा है। हो इसके उलट क्यों रहा है? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई चीज छुपती नहीं, हर चीज वर्ल्ड लेवल पे। आप चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, चाहे प्रेस फ्रीडम की बात करें, आप बताइए क्या रेटिंग है? 107 नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, और प्रेस ने 150 नंबर पे है, 150 नंबर पे। तो ये चीजें अगर आप एक रेटिंग को मान रहे हैं तो आप सारी रेटिंग को मानिए ना। आप प्रेस की रेटिंग को मानिए, प्रेस फ्रीडम की रेटिंग मानिए, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात मानिए, आप हर पैरामीटर को मानिए, आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी मानिए, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भी मानिए, क्योंकि वो भी एक विदेशी रिपोर्ट है। आप जो इस तरह की जो चीजें मोदी जी के खिलाफ, उस चीजों को आप डिनाई करते हैं, उस चीजों को आप क्रश करने की कोशिश करते हैं। जो मोदी जी को सूट करती है वही एजेंडा 24/7 मीडिया द्वारा चलाया। मैं इस चीज से पूरी तरह से असहमत हूं। तो मोदी जी की छवि जब विदेशों में जाके, जब यहां पे कहा जाता है कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कहा जाता है, तो ये मुफ्त अनाज की बात जब विदेशों में जाती है इतने करोड़ लोगों को, तो एक देश की छवि ये गढ़ी जाती है। बाहर ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में इतना भुखमरी है कि इतने करोड़ लोग अपने 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते, उनको सरकार का मुंह देखना पड़ता है। ये तो देश के लिए शर्म की बात है। इसको मोदी जी की महानता मैं नहीं मानता। देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एनएफएसओ का सर्वे था उसके हिसाब से 45 साल में हाईएस्ट था। तो आप महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और भुखमरी की बात करें, आप किस लेवल पे ये जो छवि मोदी जी की, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये जो छवि मोदी जी की गढ़ी जा रही है ये सिर्फ मीडिया की देन, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ मीडिया की देन। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक सेकंड। अमेरिका की मीडिया का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उन्होंने ट्रंप साहब के झूठ को काउंट करके बता दिया कि अपने राष्ट्रपति के टेन्योर में इन्होंने कितनी बार झूठ बोला। लेकिन अगर भारतीय मीडिया, मैं निष्पक्षता के साथ पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया क्या इस तरह का बारे में सोच भी सकती है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये समाजवादी पार्टी मीडिया पे ज्ञान दे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये वो समाजवादी पार्टी है जहां अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछ रहे तो कहते हैं अरे तुम किस चैनल के हो, तुम इसके चैनल के हो, अरे तुम मुझसे सवाल पूछो। अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछ ले तो उसको मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाके बगल में धूम दिया जाता है, कूद दिया जाता है। और 2019 अभी विधानसभा चुनाव में, सुनिए सर, सुनिए, अरे सुनिए, ज्ञान आपने दिया, मैं भी जरा थोड़ा ज्ञान दे दूं, मुझे भी थोड़ा ज्ञान है मीडिया के बारे में। आप बोल रहे तो ये भी बता दूं, 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब अखिलेश यादव से सवाल पूछने पर एक पत्रकार को धुन दिया था ना उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, और जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सुनिए सर, अरे सुनिए, इतना अधीर क्यों हो जाते हैं सर? थोड़ा सा ज्ञान हमसे भी लीजिए। आप लोग बड़े नेता हैं, सबको ज्ञान देते हैं, हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। तो जब 2007 ये जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए ना, इन विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछने पर एक पत्रकार को कूट दिया गया था, और जब मैंने उस पत्रकार के पक्ष में आवाज उठाई तो आपके सहयोगी पार्टी के लोगों ने मुझे ट्वीट करके कहा था कि तेरी भी एक दिन पिटाई होगी। तो ये तो आप लोग मीडिया की इज्जत करते हैं और उसके बाद आप लोग मीडिया को टेलीविजन में आकर ज्ञान देते हैं। ये आप लोगों का चरित्र है, फिर आप मीडिया को ज्ञान देते हैं। तो मीडिया को, सर सुनिए, मीडिया को ज्ञान देने से पहले अपने अंदर अंतर्मन में झांक लीजिए। मीडिया पर बड़ा आसान है उंगली उठाना। सवाल आपसे जो पूछा जाए आप उस पर रहे। मीडिया को उंगली उठाना है, आप उठाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मीडिया की पिटाई करके, मीडिया को कॉर्नर करके आप लोग अगर चुनाव जीत जाओगे तो उससे, अगर आपने कहा कि मुद्दों की बात, आप लोग खुद रामचरित
जनमानस उठाओगे और फिर कहोगे कि मीडिया जो है महंगाई पे बात नहीं करता, मीडिया बेरोजगारी पे बात नहीं करता, तो जो है अपने मन में झांक लीजिए, उसके बाद मीडिया पर सवाल उठाइए। आरपी सिंह जी, आपने सबके सवाल, एक मिनट रुकिए आप। आरपी सिंह जी, भैया कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग मीडिया को मैनेज कर लेते हो जी, हम लोग सब आपकी गोदी में बैठे हुए लोग हैं। एक रिपोर्ट आ गई, हम लोग, बाकी लोग कुछ बात करते नहीं, हम लोग तो जी इसलिए मोदी जी की छवि चमकाने में लगे हुए हैं, और इसीलिए हम विपक्ष के नेताओं को बुला करके मोदी की छवि चमकाते हैं। बताइए आप सर, मेरे ख्याल कैसा में राज चल रहा है आपकी आपका? डिबेट पे पिछले 5-6 साल से लगातार आता हूँ, और हर बार आपकी डिबेट पे विपक्षी नेता अपनी पूरी बात खुलकर कहते हैं, और कुछ इस हद तक भी कहते हैं जो कि चुपती है, मतलब जो कि चुपती इस ढंग से कि कुछ कड़वी बात जो कि ठीक नहीं, मतलब कड़वी मतलब इस ढंग से कड़वी की वो ठीक ही नहीं बात, मतलब गलत बातें भी कहते हैं, हम आप भी सहन करते हो, हम भी सहन करते हैं, और बिना लाग लगा हुआ। मैं अभी अजय जी को कह रहा था कि जब आप स्टूडियो में होते हो तब आपका रुख कुछ और होता है, हमारा कुछ, हम बाहर होते हैं हमारा रुख कुछ और होता है, इसलिए हम चुपचाप सुनते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि विपक्ष को अपनी स्पेस मिलनी चाहिए। परंतु एक मूल बात समझे, आज एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है वो निखर कर आ रही है, दुनिया के सामने निखर कर आ रही है। उसके पीछे कारण है, ये देश फ्रेजाइल इकोनॉमीज में था अजय भाई, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में था, आज दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, और दुनिया भर की एजेंसीज हमारे को ये रेट करिए कि हम बहुत जल्द अगले 5-6 साल में हम 3रे नंबर की इकोनॉमी होंगे। ये है कारण दुनिया के लोगों का भारत के प्रधानमंत्री को ऊपर रेट करने का। एक दुनिया के अंदर आज अगर क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण को लेकर कोई एक नेता चिंता कर रहा है दुनिया भर में, और वो डटकर खुलकर पर्यावरण के पक्ष में पर्यावरण की चिंता करते हुए, और इसे भारत के लिए नहीं दुनिया भर के लिए कोई चिंता कर रहा है और उसमें एजेंडा तय कर रहा है, और यही नहीं अपने लिए मापदंड तय कर रहे हैं, और उन मापदंडों पर खड़े होने की पूरी कोशिश हो रही है, उस पर काम हो रहा है लगातार। तो दुनिया देखती है इस बात को कि एक व्यक्ति एक देश के लिए, दुनिया के लिए एक एजेंडा दे रहा है। अगर दुनिया भर में कोई आतंकवाद के खिलाफ डटकर बोल रहा है और खुलकर कह रहा है कि आतंकवाद को आप किसी देश के साथ मत जोड़िए, आतंकी जहां पर भी है वो आतंकी है, और वो आप उसको आतंकी मानिए, और ये निरंतर चल रहा है, ये नहीं कि अभी पिछले साल 2 साल, ये निरंतर लगातार ऑनगोइंग एफर्ट है कि दुनिया को ये बताया जाए कि आतंकी जो मामला है वो ठीक नहीं है दुनिया के लिए। तो दुनिया देखती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो आतंकियों के साथ भी लोहा लेने को तैयार है, इसलिए वो रेटिंग हाई करती है। परंतु इसमें आपको क्यों चुप रहे? आप तो उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हो, अब पता नहीं क्यों बने हो, ये आपको उत्तर देना पड़ेगा, जो कि देश को बदनाम करने, मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं, उसमें कुछ देश है, उसमें कुछ बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उसमें कुछ एनजीओज हैं, उसमें कुछ हमारे यहाँ अभी ये जो आपने अभी रामचरितमानस की बात की अशोक जी, उसमें कुछ मंडल पार्टीज भी हैं जो सोचते हैं कि हम समाज को बांटकर वापस से सत्ता में आ जाएंगे। सर ये 2022 है, 1990 नहीं है। आज सिर पे छत जरूरी है और सिर पे छत मिल रही है। आरपी सिंह जी, आधा सेकंड और दीजिए सर। आज का एजेंडा दुनिया का और देश का बदल गया है। आज लोग डेवलपमेंट के मॉडल पर वोट देते हैं, ना कि इस बात पर कि आप उनको किस जाति से किस धर्म से देखेंगे। हम किसी जाति और धर्म के चश्मे से देखते नहीं, मोदी जी किसी धर्म और जाति के चश्मे से किसी को देखते नहीं। इसलिए कृपा कर आप जिस एजेंडा पे चल रहे हैं उस एजेंडा पे मत चलिए। हाँ, अगर आपके पीछे कुछ शक्तियां लगी है और वो देश की है विदेश की, आने वाले समय खुलासा अपने आप होगा तो आप फंसेंगे उसमें, आपका नुकसान होगा। सिंह जी, मेरा सवाल, वो जो बात डॉक्टर अजय उपाध्याय और अशोक यादव जी की बात से निकल कर, वो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई हम एक सर्वे रिपोर्ट पर तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो है सही है, फिर बीबीसी भी तो विदेशी रिपोर्ट है, उसकी डॉक्यूमेंट्री पर हम बात नहीं करते। बिल्कुल, हम जो है बाकी जो सर्वे रिपोर्ट आती है उन पर बात करते हैं। बिल्कुल, एक पे अभी चर्चा कर लेते हैं, एक पे चर्चा। पहले मैं एक और डेटा ठीक कर दूं, शायद उन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा की बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट पे, कृपा करके चेक कर लीजिएगा। 1,49,00,000, 1,51,00,000, 1,15,00,000, ये पिछले 3 साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डेटा है। आप बैठे बैठे गूगल सर्च मारिएगा, आपको डेटा मिल जाएगा। ये मेरा डेटा नहीं है, और आपको मैं अभी अशोक जी, मैं जैसे आप मेरे से इससे हटूंगा, आपको डेटा आपको अभी दे दूंगा साथ में पढ़ने के लिए। तो इसलिए एक डुगडुगी बजाना, एक खाम एक बात बनाना। जहां तक डॉक्यूमेंट्री की बात है,
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, एसआईटी बनी, एसआईटी ने फैसला दिया, एसआईटी के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बावजूद भी आप एक एजेंडा के तहत करेंगे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी पे विश्वास नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई यकीन नहीं है तो उसका इलाज नहीं है। मैं दूसरा पक्ष रखता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी ढींगरा कमेटी के अंतर्गत, जिससे 1984 के अंदर जो उसकी जानकारी उन्होंने पेश करी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करी जानकारी, वो स्पष्ट कहती है कि उस समय जो कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें पुलिस कंप्रोमाइज थी, उसमें जुडिशरी कंप्रोमाइज थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंप्रोमाइज थे, और उसके पीछे कोई एक बड़ा हाथ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी कह रही है। उस पर अभी एटीआर फाइल होनी है, उस पर जानकारी और निकलेगी। तो ये दो एसआईटी का फर्क बता रहा हूं। एक एसआईटी ने क्लीन चिट दी प्रधानमंत्री जी को। ओके, इस डिबेट को जारी रखो। देखिए, ये तो आप इस रिपोर्ट को माने ना माने, ये आपके हक, आपके उसमें है। आप इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, मान भी सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का आपके सामने रखा, और वो रिपोर्ट जो है, क्योंकि इसके बारे में अवधेश जी ने बताया कि किस तरह से क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 2024 का चुनाव जो है वो सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो तमाम जो भारत में जो सर्वे हो रहे हैं, वो सर्वे रिपोर्ट भी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 70% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं, और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मोदी के खिलाफ, प्रो इनकम्बेंसी। और ये भारत में किए गए सर्वे हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को छोड़ भी दें तो भी ये दिखाता है। पर सवाल है कि कुछ तो कारण होंगे ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय जो है एजेंसियां और भारत की एजेंसियां सर्वे जो कर रही हैं, उन सब में अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई टक्कर में नहीं दिख रहा, तो कुछ तो कारण होंगे। नरेंद्र मोदी ने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना, जिसके कारण जो है ये सर्वे इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आऊंगा उस पर, वो क्या कारण हो सकते हैं। क्या वो ऐसे है कि किसी ने एजेंडा सेट कर दिया, गोदी मीडिया वाले गए और उन्होंने जो है वो उसको कर दिया। अभी अशोक जी जो कहते हैं, उसी तरह मोदी जी की गोदी में बैठे और उन्होंने सब सेट कर दिया। क्या सिर्फ ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, या फिर कुछ और भी कारण है जिसकी तह तक जाना जरूरी है? आएंगे उस पर इस ब्रेक के बाद। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग जो आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो एक बार फिर से जो है वो दिखाती है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।
और इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी बात यह है कि पहले की तुलना में उनकी लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी जो तमाम सर्वे बीते दिनों आए थे मूड ऑफ द नेशन के नाम से, उन्होंने भी दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 70% से ज्यादा लोग खुश हैं। और 9 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। आखिर कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो वजह होंगी जिसके कारण नरेंद्र मोदी दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, शिखर पे बने हुए हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हैं बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से, अशोक यादव सपा से जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कुछ तो चीजें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हर सरकार के सामने जो है, हर सरकार के सामने कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, कुछ नाकामियां भी होती हैं, हर सरकार के दौर में ऐसा होता है। लेकिन अगर 9 साल के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है तो जैसा अवधेश जी ने कहा, एक कारण तो यह हो सकता है कि विपक्ष उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में मददगार बना हुआ है, या कुछ तो काम उन्होंने जो किए, जो भी ग्राउंड पर चीजें पहुंची, उसके कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बनी हुई है। 70% से ज्यादा लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और 70% लोग इस देश में वाकई यदि खुश हैं तो ये तो अपने आप में जादूगरी है मोदी जी की, और मैं इसको स्वीकारूंगा, ये जो रिपोर्ट आई है। और मैं चाहता हूं विश्व में आज वैश्विक लीडर बने हैं, वो ग्लोबल लीडर बने, वैश्विक स्तर पे आने वाले समय में हर जगह बने। अच्छी लगेगा, खुशी होगी हमें। बस हम कुछ मौलिक प्रश्न चाहते हैं सिर्फ कि हे प्रभु, इस देश में जो गरीब है, आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, उसको कुछ राहत दे दीजिए। 3 रुपए का दूध आज भी बढ़ा दिया है आपने, क्या पता क्या मामला हो गया। रोजगार का माना कि 9 साल में 18 करोड़ का जो आपने वादा किया नहीं हो पाया। 18 लाख के लगभग अभी भी सरकारी आपके ही मंत्रालयों में जो है पद खाली हैं। हे प्रभु, कम से कम 9 साल बीतने को है, उसको भर दीजिए। महंगाई का मैं माना कि दर आंकड़े कुछ नीचे ऊपर आए हैं अभी, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम तो आज भी, अशोक भी, हमको आपको सबको उतना ही खरीदना पड़ रहा है। थोड़ा कुछ कम कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सुना है कि दाम लगभग 36% के आसपास नीचे आ गया है। शिक्षा स्वास्थ्य पर जो आपने इस बार बजट कम कर दिया है, उसका कटौती कर दी है, कम से कम पुराने अंदाज में रखिए ताकि लोगों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। मनरेगा वाला जो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर साल, पिछले साल का रिपोर्ट भारत सरकार का ही शायद है, वो भी मेरी रिपोर्ट नहीं है। 42,000 के लगभग असंगठित क्षेत्र के लोग, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है और जिनका सबसे बड़ा योगदान इस देश की इकोनॉमी में है, बेचारे उनके साथ जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तो कम से कम ऐसा प्रयास कीजिए कि मनरेगा का बजट कुछ कम हो गया, 40 लगभग 60,000 करोड़ का हो गया, पिछले बार 89 का था, उससे पहले 100 था, उसको कुछ बढ़ा देते या कुछ करते। मेरा मानना है कि मौलिक जो मुद्दे इस देश के हैं, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट भी करें। मैं तो कहता हूं काम करने वाले को सपोर्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और विपक्ष यदि चिल्लाता है तो विपक्ष का काम ही है चिल्लाना, सकारात्मक। हम तो सकारात्मक विरोध वाले लोग हैं। तो आज भी कहे, जैसे कि जेपीसी की एक मांग की, एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग वाली, हमने कहा कि उस पर एक जांच की कमेटी बना दीजिए, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनता में ही करा दीजिए। मान लीजिए सेबी चुप है, ईडी चुप है, आईटी के मुंह पे ताला लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार का काम है। सरकार कम से कम बाकी चीजों से एक कमेटी तो बना सकती है, वो नहीं कर पा रही है। ये डाइकोटोमी दिख रहा है देश में। कुछ लोग खुश हैं और अमीर लोग बहुत खुश हैं। अमीरों को अमीर बनने का मौका मिलना चाहिए और वो बने, लेकिन गरीब को गरीब बनने का मौका नहीं दीजिए प्लीज। इतने लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का ही रिपोर्ट है, जो मैं पिछली बार शायद गड़बड़ सही में हो गई थी हमसे डाटा। 5.5 करोड़ का वो रिपोर्ट आया है कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछली साल जो है वो गरीबी रेखा से लोग नीचे आ गए। वैसे तो ओवरऑल 23 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। वैश्विक जो भुखमरी सूचकांक है उसमें कहा गया है कि 22 करोड़ के लगभग लोग जो है भुखमरी के शिकार इस देश में हुए हैं, इधर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, छोड़िए विश्व की बाकी रिपोर्टें, क्या रिपोर्ट आई नहीं आई, क्या कौन, ठीक कहा उन्होंने, बीबीसी बनाया, को मैं भी नहीं कहूंगा कि सही है। जब देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजधर्म का याद दिलाया था, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री की कौन जरूरत है। सबको पता है डॉक्यूमेंट्री गलत हमारे देश की छवि बर्बाद करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना देश में, प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा था। अजय भाई, सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है देश में? अजय भाई बोलूंगा आज, अजय भाई, सुप्रीम कोर्ट है देश में नहीं है? मैं तो प्रश्न किया, आप जवाब दीजिए। मैंने तो पूछा आपसे सर, आप एक उत्तर और दे दीजिए कि देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या कांग्रेस पार्टी या बीबीसी? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, अटल जी उससे ऊपर नीचे। नहीं, बीबीसी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या?
के प्रधानमंत्री हमारे भी रहे और उनका बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग। आज भी सम्मान है अटल जी का, दिल में सम्मान है। मैं ये चैनल पर सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच बात। वो एक लब्ध प्रतिष्ठित नहीं वो ठीक है। सवाल मूल सवाल नहीं मूल सवाल क्या है देखिए, नहीं एक मिनट अजय जी, बात है कि आपने 2002 के संदर्भ में कटाक्ष करते हुए अटल जी की बात की। अब वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट, सुनिए अगर आप एक मिनट, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो अटल जी ने उस वक्त जो कहा उसका जवाब उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा जी राजधर्म का पालन ही कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन किया। तो फिर सवाल है कि आज के संदर्भ में वो अटल जी का बयान जो है आज के संदर्भ में तो नहीं, आज के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट देखी जाएगी ना। ये आरपी सिंह जी ने कहा, आरपी सिंह जी ने उन्होंने 22 साल बाद रिपोर्ट आई है, इसको मैं स्वीकारता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन वो जो महिलाएं 38 साल बाद अभी रिपोर्ट हमारी नहीं आई, कितना मिला मुझे नहीं पता। हमारी रिपोर्ट हमारा कैसे 1984 की रिपोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है। कृपा करके उसके ऊपर भी बोलो बीबीसी को बना दे। ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट, अरे सुनिए मैं आपको ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट देता हूँ, भेज दीजिए बीबीसी को। बोलिए ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी है, उसकी रिपोर्ट पर एक फिल्म बना दे वो। नेताजी को कहिए जाए सुप्रीम कोर्ट। अरे सर मैं तो हूँ कोर्ट में, मैं तो लड़ रहा हूँ कोर्ट में आपकी तरह। मैं तो आज भी कोर्ट में लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, और जब तक लड़ूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं लड़ती है सरकार, तुषार मेहता जी नहीं लड़ते हैं, सिंह साहब आप लड़ते हैं मुझे पता है, और वो आनी चाहिए, आनी चाहिए। हम एकदम नहीं कहते नहीं। ओके चलिए मुद्दे की भी रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं मुद्दे पर एक मिनट सुनिए तो बात फिर दूर तक जाएगी। सुनिए और उसके जो गैंग अजय भाई एक किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी किताब है जीपीएस सिद्धू की, उस पर भी जरा चर्चा कर लेनी चाहिए बीबीसी को, उस पर भी फिल्म बनानी चाहिए। सुन लीजिए आराम से। वो बड़े स्पष्टता से कहती है वो बड़े स्पष्टता से कहती है कि पूरा का पूरा जो कथड़िया हुआ दिल्ली के अंदर और जो उससे पहले पंजाब में हुआ वो कांग्रेस के नेताओं का प्रयोजन था, जिसमें संजय गांधी, राजीव गांधी, कमलनाथ ये सबके सब हिस्सेदार थे, अरुण सिंह नेहरू ये सबके सब हिस्सेदार थे। ये आपकी जानकारी दे रहा हूँ। ये जीपीएस सिद्धू की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसको पढ़ लीजिएगा। ओके मैं विषय पर फिर एक बार आना चाह रहा हूँ, एक मिनट। मैं विषय पर एक बार फिर आ रहा हूँ। हम मोदी जी के मित्र की चर्चा कर रहे हैं। ओके मैं एक बार फिर मित्र अशोक गहलोत के भी है, अशोक गहलोत को पढ़कर बैठे रहते हैं। वो अशोक गहलोत के कितने बड़े मित्र बता दीजिए पहले आप। सर एक जय रमन सिंह के कितने बड़े मित्र है वो ये भी बता दीजिए सर। एक मिनट सर, कितने बड़े मित्र है वो। अजय जी आरपी सिंह जी रुकिए सर, मैं एक मिनट अजय जी प्लीज रुकिए, अजय जी रुकिए, मैं एक बार फिर मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए मैं चाह रहा हूं क्योंकि देखिए ये बीबीसी, मैंने तो शुरू में ही कहा ना ये बीबीसी और ये और भी मैंने इसीलिए कहा नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडों की कमी नहीं है, और उन्हीं में एजेंडा जिनका एक और वो तमाम एजेंडे जिनका आप लोगों ने जिक्र किया इस यहाँ पर बहुत सारे एजेंडे हैं। भारत में सहिष्णुता खत्म हो गई, भारत लिंचिस्तान बन गया, अवार्ड वापसी गैंग आता है, भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ये तमाम एजेंडे जिनका मैं खुलकर जिक्र कर चुका हूं और मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन एजेंडों के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें करी। मैं अवधेश जी आपसे जो सवाल अभी अजय जी ने कहा मैं उसके मूल में आता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं शेयर मार्केट का खेल है। एक मिनट रुकिए सर, अब रुकिए। शेयर मार्केट हिंडनबर्ग आएगा फिर। अरे रुकिए सर, अब फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं सर। अवधेश जी मूल सवाल फिर यही है कि आपने कहा विपक्ष जो है वो दरअसल कहीं ना कहीं उनका मोदी जी का प्रचारक बना हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें अजय जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है आज दूध का दाम बढ़ा, पेट्रोल के दाम हम देख रहे हैं, ये सब चीजें फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं, उनके सर्वे में उनकी लोकप्रियता भी दिख रही है, तो वजह क्या है? ये तो गहराई से इसमें जाने का सवाल है। सर ऐसा है कि हमारे देश का इस समय मतलब राजनीति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है
ट्रेजेडी यह है कि इतना डिस्क्रेडिटेड ओपोजिशन भारत में कभी नहीं रहा। ओपोजिशन इतना डिस्क्रेडिटेड है कि जनता विश्वास क्यों कैसे करेगी। अब जैसे एक उदाहरण आपने रामचरितमानस का दिया, आप देखिए कि जनकपुर से 2 पत्थर चले शालीग्राम के जी, और रामचरितमानस का था, कोई योजना नहीं थी, उसको ले आकर सीधे अयोध्या पहुंचना था, ना स्वागत की योजना थी। कैसे प्रचार हुआ कि बिहार सरकार ने प्लानिंग की थी, प्रशासन से चूंकि बात हुई थी कि आना है, तो बिहार सरकार की थी कि कैसे भी इसको सुरक्षित लेके निकाल दो। प्रशासन लोगों, लाखों लोग जब सड़कों पर उतरने लगे, और उसमें आप देखिए ना, कह रहे थे कि ढोल गवार शूद्र, उसमें शूद्र कौन है, दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, इसका कोई पता चल रहा था, यादव कितने हैं, समाजवादी पार्टी के कितने हैं। तो इस समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को कि देश की धारा किधर जा रही है, कि जिसको पहुंचना था 4 बजे गोरखपुर, वो रात में 2 बजे रात तक वहां लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जा रही है। तो देश की बदली हुई धारा को विपक्ष समझ नहीं रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, उसी बात को दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, देखिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद और देश के आम मानस का जो है, आम मानस बदला है, उसका मनोविज्ञान राजनीति को देखने का, समाज को, देश को देखने का बदला है। और वो बदलाव को कोई ना, बदला क्या है आप ही ने कहा। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में घूम रहा था लखनऊ में, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 2 हमारे मित्र थे, हम कहे चलिए सर्वे करते हैं। तो वहां रिक्शा पुलर था, एक मोची था, पूछे किसको वोट दोगे, तो मोदी को देंगे। क्यों मोदी को क्यों दोगे भाई, तो तुम्हारा महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ गया तो हमारी आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक आया कहा कि महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, हम वोट मोदी को ही देंगे, क्योंकि विपक्ष आएगा तो इस सड़क पर हम बैठे हुए पता चला 10 रुपया हमारा कोई छीन के ले जाएगा। यहाँ मोदी नहीं होता तो हमारे देश में राम मंदिर नहीं बता। अब छोटे छोटे लोगों को अगर वो राम मंदिर इशू लग रहा है, छोटे छोटे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर लग रहा है, छोटे छोटे लोगों को मोदी के और भी बातें बताने लगा कि पाकिस्तान को मार दिया, तो ये चीजें बदली है। तीसरी बात यह है कि देखिए, ये बताइए कि जो कुछ ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ गई, हम लोग गांव में अब जाते हैं, अजय जी गांव के रहने वाले हैं, गांव में तो इस समय मजदूर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। सच्चाई आपको बता रहा हूं, ये घर में पेंटिंग करने वाला लड़का मोटरसाइकिल से आता है साधारण कपड़ा पहने हुए, अपना बदलता है, उस समय जो है कपड़ा पहन के आपका करेगा, 10 बजे आएगा, 4 बजे अपना कपड़ा पहनेगा, आपसे पैसा लेगा और चला जाएगा। जो पेट्रोल की महंगाई है, गांव में मजदूर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, और ये फैक्ट है, जाकर के देखिए। तो वो सब मोदी को वोट दे रहा है, उसके घर बन गए, कहते बना ही नहीं है, ये कहेंगे किसी को कुछ मिला ही नहीं, तो कैसे मानेगा। और जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं, अंतिम बात ये मैं कह रहा हूं कि इस देश के विपक्ष ने समझने की कोशिश की ही नहीं है कि सब कुछ आप कह रहे हैं, बेरोजगारी हो गई, इसके बावजूद लोग, हमने ऐसे भी बातें सुनी है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी कर दो, मोदी के अलावा हमको कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण बैठ के सोचो, समझो। आपके कहने से हिंडनबर्ग, आप कह रहे हैं हिंडनबर्ग, जरा सोशल मीडिया पर आम आदमी की प्रतिक्रिया देख लीजिए। ये हिंडनबर्ग जो है ना, मोदी का मैं मानता हूं कि कम से कम, मेरा अपना मानना है पूरे देश में, कि 1.5 से 2% वोट बढ़ाने का कारण बना है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति जो यहां से खड़ा होकर सिंगापुर में उद्योगपति भाषण देके आया कि चीन हमारा सबसे बड़ा इस समय प्रतिस्पर्धी और दुश्मन है, और उसके लिए हमारा ग्रुप कुछ भी करने को तैयार है, जिसने श्रीलंका में 7 गुना पैसा देकर के पोर्ट खरीद के चीन को बाहर किया है, जिसने इजराइल में 3 गुना पैसा देकर पोर्ट को बाहर खरीद के किया है, उसको ये सब बदनाम कर रहे हैं मोदी के कारण। तो ये रिएक्शन नहीं समझ पा रहे हैं ना। और एक समाजवादी पार्टी, तो इस समय मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है नहीं, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी होती तो इस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कतई विपक्ष के साथ नहीं जाती। ओके, पर मैं अशोक यादव जी, बदली हुई जो धारा है देश की, वो विपक्ष समझ नहीं पा रहा, ये अवधेश जी कह रहे हैं। और ये तो चुनाव नतीजों में दिख रहा है ना, जो चीजें बदल रही हैं, विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। और मीडिया को दोष देने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता की धड़कन क्या है। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात, इस देश में जब से मोदी जी सत्ता संभाले, 2 चीजों पे काम है, एक भय, एक उन्माद, 2 चीजों पे काम। वाह। भय दिखाया जा रहा है एक स्पेशल कम्युनिटी के प्रति, कि फला कम्युनिटी आपके लिए चैलेंज है। एक मेजॉरिटी पीपल के मन में उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति भय दिखाया जा रहा है। आप बोलिए ना, पूरा बोलिए, खुलकर बोलिए। 1 मिनट, खुलकर बोलिए। नहीं बोला मैं, अब बीच में नहीं बोला। अच्छा, खुलकर पूरा बोलिए ना, फिर जवाब देने में आसानी होगी। प्लीज लेट मी से। नहीं, बोलिए ना। 2 चीजें मैंने बोला, एक भय और एक उन्माद। इन्होंने भय पैदा कर दिया, पूरे देश में भय पैदा कर दिया कि अगर अशोक जी आप कहेंगे कि विपक्ष लोग प्रिय हो जाए,
पूरा देश भय और उन्माद से वोट दे रहा है। मैं यही कह रहा हूं इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज हो जाएगा, अपराधी बढ़ जाएगा। अशोक जी देखिए ये चीज एक गलत बात है, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपकी बात सुना। अरे आपकी बात ऐसे ही होती है, थोड़ा बहुत आप अपनी बात रखिए। सुनिए अशोक जी, सुनिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं आप भाजपा के, आप भाजपा। अरे भाई आप कुछ भी मुझे कह दीजिए ना, आप कह दीजिए, नजर नहीं आएगा, आप मुझे भाजपा कह दीजिए, मुझे समय उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मीडिया के लिए मेरे 4 चुनाव आप हार चुके हैं, आपको समझ में नहीं आया। 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव हार गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अशोक यादव जी मीडिया को सुनिए सर, अशोक यादव जी पर्सनल अटैक करके, 1 मिनट, अशोक यादव जी मीडिया पर्सनल अटैक करके अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती हो, अशोक यादव जी कुछ भी कह दो। ओके मुझे एक ब्रेक लेना, मैं फिर आ रहा हूं अशोक यादव जी आपके पास। 1 मिनट, मैं ब्रेक के बाद अशोक 1 मिनट रुकिए अशोक यादव जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन यही बड़ी दिलचस्प बात है कि मतलब देश में, अरे सर मैं आ रहा हूं, अधीर मत होइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये मीडिया को गाली देने से और देश की जनता डर के वोट दे रही है, इसीलिए तो आप लोगों की लुटिया डूब रही है। मीडिया को गाली दे दो, देश की जनता को बता दो, जनता डर के वोट दे रही है, और उसके बाद आप रामचरितमानस पे हाथ लगा दो, और फिर कहो देश और फिर कहो हमें लोग वोट नहीं देते, और फिर उसके बाद लास्ट में चुनाव वाले दिन आ जाना, कह देना जी ईवीएम हैक हो गई। इसीलिए आप लोगों की सर लुटिया डूब रही है, आप लोग यही समझने को तैयार नहीं। अवधेश जी बता रहे हैं आपको, तो आप कह रहे हैं कि अवधेश जी भाजपा ही हो गए। बहरहाल एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आप के पास आऊंगा, रुकिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। इसी पे बात करें, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपको मीडिया जो है वो मोदी जी के प्रचार करती दिखती है और पत्रकार आपको सब बीजेपी का आदमी दिखाई देते हैं, और देश की जनता डरी हुई लगती है कि डर के वोट दे रही है। फिर अब क्या बचा उसके बाद? 2 चीजें मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक पहली चीज, देश का इतना गरिमामय इतिहास रहा भारत देश का कि इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत दिया। इस देश में जो अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब का सिद्धांत दिया। लेकिन जब से 2014 के बाद से लोगों के मन में, हिंदुस्तान की जनता के मन में एक भय पैदा किया गया। अच्छा, फला कम्युनिटी से आपको खतरा है। अच्छा, इस देश के गौरव, नाम ले दीजिए ना कम्युनिटी का। अशोक जी, अरे अशोक जी हिम्मत करिए, कम्युनिटी हिम्मत करिए, कौन सी कम्युनिटी? अशोक जी हिम्मत करिए,
हिम्मत करिए, नाम दीजिएगा अशोक जी, अशोक जी नाम लीजिएगा, अशोक यादव जी, हिंदू मुस्लिम पर आ गए आप, नाम दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम पर आ गए अशोक जी, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। मैं उन्माद की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, नाम दीजिए ना, नाम लेते क्यों झिझक रहे हैं आप? जाता है कि हिंदू तो खतरे में है, और ये उन्माद में, इस उन्माद में जनता सब कुछ भूल जाती है। बहुत सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देश में 2014 के बाद जो है उन्माद आया। सर, पहले अपने नेताओं को कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? 26,000 वोटों से हारे हुए नेता को आप रामचरितमानस की प्रतियां जलवाने के लिए लगा देते हैं और फिर कहते हैं इस देश में उन्माद है, फिर आप कहते हैं लोग डर के वोट दे रहे हैं। फिर अब ये स्थिति आप लोगों की है सर। स्वामी प्रसाद मौर्य 26,000 वोट से हारे हैं और उनको आपने रामचरितमानस जलवाने के एजेंडे पर लगा दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तीसरे दिन उसके बाद फिर आप कहते हैं कि देश की जनता तीसरे दिन आईने देखिए, आईने में अशोक यादव जी आईना देखेंगे तो आईना देखेंगे तो तस्वीर आपको अपने चेहरे की दिखाई देगी। चेहरे पे काली का आईना मत साफ कीजिए, चेहरे पर काली का उसको साफ कीजिए, आईना मत साफ कीजिए। अवधेश जी, मेरा कहना, देखिए मेरा कहना यह है कि यही समाजवादी पार्टी, आप देखिए मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मेरे लिए सम्मानीय थे, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते रहे, लेकिन बदायूं का दंगा 89 में हुआ है और मुजफ्फरनगर के दंगे हुए हैं। क्या मुजफ्फरनगर का दंगा नरेंद्र मोदी ने आके कराया था? क्या वहां लोगों में भय पैदा कर दिया था? वहां से आपके शासन में वहां मुसलमानों ने पलायन किया है। वो आपको याद नहीं आ रहा है कि आपके शासन में कितने दंगे हुए हैं? मेरठ का दंगा आपके शासनकाल में हुआ है, मुरादाबाद का दंगा आपके शासनकाल में हुआ है। पार्टी दंगाई पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी हो गई। तो आपने कितने को अरेस्ट किया है? कितने को अरेस्ट किया है? देखिए ऐसा है अशोक जी, ऐसा अशोक जी, जैसे कांग्रेस को लेकर रामचरितमानस आप जलाए और दंगा भाजपा फैलाए। रामचरितमानस जलाया ही नहीं, रामचरितमानस के बोलने के तीसरे दिन महासचिव बना दिया जाता है और ये कहेंगे कि जनता इनको वोट दे दे। मैं बताऊं आपके टीवी पर, समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने मेरे को कहा कि आप लोग इस इशू को उठाइए, मैं तो जा रहा हूं शिला का दर्शन करने। फिर फोन किया कि हम लोग दर्शन करके प्रणाम करके आए हैं, हमारी पार्टी तो गई। इनको समझ नहीं है, जरा अपनी पार्टी का इंटरनल। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली मिश्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्म कर रहे हैं और ये अधर्म हो रहा है। उसके बावजूद ये नहीं समझ रहे तो फिर भगवान मालिक है इनका। सर, लोगों में ये भय पैदा हुआ कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी शासन में आती है तो मुसलमानों को इतना बढ़ाती है कि उनके अपराधियों तक पर कार्रवाई नहीं होती है। और बिल्कुल इसका विरोध लोगों ने वोट दिया है। अपनी बात कह लेता है। भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद संजय निषाद ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सर ऐसी डेमोक्रेसी, ओके सर, ऐसी डेमोक्रेसी जिसको आपके प्रवक्ता अधर्म कह रहे हैं, वो डेमोक्रेसी आप ही को मुबारक हो। आपके खुद के प्रवक्ता नेता जिसे अधर्म कह रहे हैं उसे आप डेमोक्रेसी बताते हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी आपको मुबारक हो। आरपी सिंह जी कमेंट कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, आखिरी कमेंट। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, ये भूल रहे हैं, ये 1990 नहीं है यादव साहब और उपाध्याय जी। 2000, अरे सुनिए एक मिनट, सुनिए, ये 2022 है, ये 2022 है। सिर पे छत, घर पे लड़का, घर में बिजली, घर पे गैस का सिलेंडर और किसान सम्मान निधि, और जो आप कह रहे थे ना कि अनाज के नाम पर, अरे दोस्त ये समाज बदल गया, समय बदल गया है, आप वापस से रिपीट करना चाहते हैं। सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, मैं ओवरशूट कर गया हूं कि सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, प्लीज सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। देखिए ये डिबेट तो चलेगी 2024 तक चलेगी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव से पहले जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष को उनका सही से आकलन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विपक्ष कहां चूक रहा है, क्योंकि ये विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर विपक्ष जो आईना देखने की बजाय जो है सवाल ही उल्टे उठाता है, और सवाल ऐसे उठाता है जो देश की जनता जो है जिसके साथ नहीं हो, मैंने पहले ही कहा एजेंडे बड़े सारे हैं, लेकिन खुद विपक्ष जो है मूल मुद्दे ना उठाकर एजेंडे में अगर नरेंद्र मोदी को खींचने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसे ही बढ़ेगी, और अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो 24 में विपक्ष को नुकसान होगा। बेहतर हो विपक्ष अपने अंतर्मन में झांके, मीडिया को गाली देना, पत्रकारों को गाली देना, वो सब बंद करे, देखे कि कहां चूक हो रही है, उससे विपक्ष का ज्यादा भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना है, 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
छोटू के